चलिए तो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनू क्लासेस पर। और मैं प्रवीण शर्मा आपके लिए फिर से दमदार लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके नाम से लोग डरते हैं, कांपते हैं, उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या क्या तरीके चाहिए, क्या क्या वेज हैं उसे पढ़ने के, उन सब की हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए भाई, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस की वो फील्ड है जहां पे मैं सभी को इंक्लूड करके चल रहा हूं, चाहे कोई हिंदी मीडियम का है, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम का है, सबको बात प्रॉपर समझ में आनी चाहिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। साइंस की वो फील्ड है जहां पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की चर्चा हम करते हैं। मैंने बिल्कुल ये पॉइंट उठाया, 10th क्लास में एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बात समझ में आ रही है भाई? मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का मेरा ये है कि सबसे पहली बात, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफाइन करूं तो मुझे थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। किसकी? नॉलेज ऑफ कार्बन रिक्वायरमेंट है भैया, कार्बन की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। मतलब कहने की बात क्या है? कहने की बात यह है कि कार्बन सबसे बेसिक फंडा है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। और अगर कार्बन की मैं बात करूं तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कैटानेशन की। बहुत बेसिक से उठा रहा हूं मैं, बहुत बेसिक से उठा रहा हूं, और लेक्चर के एंड तक समझ में आएगा क्या हम बात करने वाले थे। मतलब कहने का क्या था? मतलब कहने का यह था कि अगर मैं कार्बन के कोवेलेंट नेचर की बात करूं तो आपने देखा होगा कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये सब के सब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो 10th क्लास में इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? तो कहती है कि कैटनेशन पावर क्या होती है? कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी, उसी को मैं क्या कहता हूं भैया? कैटानेशन पावर कहता हूं। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने से पहले कार्बन का नेचर, कार्बन के अगर मैं फर्दर नेचर की बात करूं तो कार्बन आपने देखा होगा टेट्रावेलेंट बॉन्ड बनाता है। इनऑर्गेनिक की बातें हैं। लेकिन अगर मैं इस बेसिक पार्ट को मॉडर्न केमिस्ट्री से जोड़ूं तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंपल भाषा में डिफाइन दूंगा तो मैं कहूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सभी कंपाउंड हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं भैया? डिराइव किए जाते हैं, उनको निकाला जाता है। जैसे मैं प्लांट्स की बात करूं, मैं एनिमल्स की बात करूं, वो सब के सब क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। और उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को मैं क्या कहता हूं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता हूं। बात समझ में आई नहीं आई? अब बात यह फंसती है कि मुझे आइडिया तो हो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है और कहां से इनको क्या किया जाता है? ड्राइव किया जाता है, और कैसे ड्राइव किया जाता है उनकी हम चर्चा करते हैं। सुनना भाई, थोड़ी देर, बहुत बेसिक पार्ट है। अगर मैं बात करूं किसकी? अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा मैं, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड एडिशनल एनी एलिमेंट लाइक क्या? ऑक्सीजन,
सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजेंस। ऐसे सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मॉडर्न, एबीसी मॉडर्न से मैंने पॉइंट उठाया है ये। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और एनसीईआरटी से जोड़ूं तो 1728 में एक साइंटिस्ट हुआ बर्जीलियस। उसने क्या किया, उसने इनके ऊपर स्टडी करी और उसने कहा कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनकी जो फॉर्मेशन है, उनकी जो फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। वो रेस्पॉन्सिबल होता है वाइटल फोर्स। कौन रे? वाइटल फोर्स। नाम कहूं तो मिस्टीरियस फोर्स है, मतलब लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत होती है। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब यह था कि जब उसने स्टडी करी तो उसने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट करे, कार्बन हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट करे, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब इंक्लूड हो, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था? वाइटल फोर्स था। लेकिन इस पे फर्दर काम किया गया, इस पे फर्दर काम किया गया। सॉरी ये डेट में चेंज, ये मैं करना चाहूंगा, हाँ यहां पे आ जाएगा। देखिए तो उसमें क्या हुआ, ये जो कहानी थी 1780 की थी, 200 साल पुरानी कहानी, 200 साल पुरानी। अब हुआ क्या, 1828 में 1828 में फिर से साइंटिस्ट ने इस पे क्या किया, काम करना शुरू किया। और जब काम करना शुरू किया तो उसने क्या किया, उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। सिंपल बेसिक है, कहीं कोई पेपर में नहीं पूछेगा, सिंपल इतना ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत कहां से हुई है। ठीक है, जहां पेपर की बात आएगी, मैं काम की बात आएगी बताऊंगा। सुनना, उन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उठाया और उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम था? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, फॉर्मूला की बात करूं NH4CnO, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। उसको उसने क्या किया, हीट किया, तो उसने पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, पेपर में बहुत बार सवाल पूछता है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, तो वो है भैया NH2CONH2, जिसका नाम होता है यूरिया। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और निकला किससे? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से निकला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले अंदाजा किसका होना चाहिए? मींस अगर मैं कहूं तो मुझे पता हो इनऑर्गेनिक वर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुझे क्या पता होना चाहिए? डिफरेंस पता होना चाहिए। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड एडिशनल एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और इनके अलावा एनी कंपाउंड हैविंग एलिमेंट्स अदर देन कार्बन फैमिली, कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन्स इसकी जो फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इससे जितने भी अलग फर्दर कंपाउंड होंगे वो सब किस में एग्जिस्ट करते हैं? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अभी तक मैंने सिर्फ दो ही बातें सिखाई हैं। वो दो बातें क्या सिखाई हैं? सिर्फ दो बातें ये सिखाई कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो कार्बन का नेचर पता होना चाहिए, कार्बन का नेचर पता होना चाहिए। कार्बन के नेचर से कैटनेशन पावर का क्या रिलेशन था वो मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर आपको क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी। बात समझ में आई क्या यहां तक? अगर यहां तक बात समझ में आती है तो अब पॉइंट अगला ये उठना चाहिए दिमाग में कि भैया तू इतनी भाषण दे रहा है मेरे को, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी क्यों है मेरे को, पढ़नी क्यों है? और फिर दूसरी बात, इसको पढ़ते कैसे, मतलब अगर मैं सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वो क्या है, उन्हीं की हम चर्चा करने वाले हैं। देखना भाई, अगर मैं बात करूं
किसकी? अगर मैं बात करता हूं कि भैया जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर तुमने बहुत बार सुना होगा, अगर मैं बात करूं किसकी, विटामिन्स की मैं बात करूं, मैं बात करूं किसकी, प्रोटीन्स की मैं बात करूं, मैं बात करूं किसकी, मैं फैट्स की मैं बात करूं, ऑयल्स की मैं बात करूं, और भी मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं अगर कहूं क्लॉथिंग्स जो है, डाइज जो हैं, ठीक है भैया, मेडिसिन जो तुम रोज खाते हो, बात समझ में आ रही है? ये सब में किसका रोल है, सब में किसका यूज है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज है। तो मुझे ऐसी जरूरत पड़ गई, साइंटिस्ट को ऐसी जरूरत पड़ गई कि इन सब को हमें सीखना पड़ा। लेकिन बात यह आती है, ये मैंने सिर्फ बेसिक पार्ट बताया, बात यह आती है, अब यहां से लेक्चर में इंट्रोड्यूस करता हूं, बात यह आती है कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना भैया, वो सीक्वेंस बेस्ड है। किसके बेस्ड है? सीक्वेंस बेस्ड है। मतलब कि सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर चर्चा करूं तो मेरे हिसाब से कैसे पढ़नी चाहिए, सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसे मैं जीओसी कहता हूं। दूसरे पॉइंट में मैं चर्चा करता हूं, किसकी चर्चा करता हूं, तो इसमें बनने वाले इंटरमीडिएट की चर्चा करता हूं। इंटरमीडिएट जैसे अगर मैं बात करूं, कार्बोकैटायन आपने सुने होंगे, एनायन आपने सुने होंगे, रेडिकल आपने सुने होंगे। अगर मैं तीसरे पॉइंट पे चलूं, ये इसका सीक्वेंस है, पहले जीओसी आनी चाहिए, जीओसी से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से उस रिएक्शन के मैकेनिज्म और उसकी स्टीरियो की चर्चा करेंगे। उससे फर्दर मुझे किसकी बात करनी चाहिए, उससे फर्दर मैं चर्चा करूंगा किसकी, उसमें यूज होने वाले रिएजेंट्स की चर्चा करूंगा। उसके बाद में फर्दर चर्चा किसकी करूंगा, मैं उसमें जो साइंटिस्ट ने अपने बिहाफ पे जो काम किया और फर्दर प्रोडक्ट्स जो बनाए, जैसे आपने सुने होंगे, अगर मैं यहां पे चर्चा करूं तो जैसे आप सुनते हैं क्या, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, सुनते होंगे आप, एल्डोल रिएक्शन सुनते होंगे। ये सब साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने ऊपर अपने लेबोरेटरी में काम किया, प्रोडक्ट बनाए, तो वो नेम रिएक्शन में हम काउंट करते हैं। लेकिन फंडा यही है, जीओसी, देन इंटरमीडिएट, देन रिएक्शन मैकेनिज्म, देन रिएजेंट, देन नेम रिएक्शंस, फिर हम फर्दर, और हमारे पास हायर, जब मैं मास्टर्स लेवल या बैचलर्स लेवल पे जाता हूं तो मैं चर्चा किसकी कर लेता हूं, जैसे मेरे पास बायोमोलिक्यूल है, मेरे पास हेट्रोसाइकिल है, मेरे पास अगर मैं चर्चा करूं एक टॉपिक होता है पेरीसाइक्लिक है। तो इस पूरे फ्लो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहला हम टॉपिक चर्चा करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए भाई, सुनना थोड़ी देर, अगर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, अब मैं यहां से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जीओसी, ये समझे आप, ये है आपका लेक्चर 1, ठीक है। अगर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहली बात तो मैं बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक पढ़ रहा हूं। और अगर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो बेसिकली ये क्या है, यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, अगर वो, देखिए भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ बॉन्ड पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पाई बॉन्ड की, मैं बात करूं सिग्मा बॉन्ड की, मैं बात करूं सिग्मा पाई बॉन्ड की, बात समझ में आ रही। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पाई बॉन्ड में होता है तो मैं उसको नाम देता हूं क्या बच्चा, रेजोनेंस। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सिग्मा बॉन्ड में होता है, पाई बॉन्ड समझ रहा है ना रे, ये पाई बॉन्ड है, ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है,
बात समझ में आ रही है? और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम चर्चा करेंगे अभी। सुनना, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसमें भैया, सिग्मा बॉन्ड में है, तो इससे जनरेट होने वाला इफेक्ट कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और उस इंडक्टिव इफेक्ट में हम चर्चा करते हैं किसकी, प्लस आई और माइनस आई की। बात समझ में आ रही है भाई? और अगर मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किस में पढ़ूं, सिग्मा और पाई बॉन्ड में पढ़ूं, तो ऐसे इफेक्ट को मैं क्या नाम देता हूं रे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सिंपल मैंने अभी तक इतना ही बताया है कि जनरल जो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री है, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से जनरेट होने वाले जितने भी टाइप के इफेक्ट जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चर्चा करते हैं, वो कहां से, उसका बेसिस क्या है, जीओसी है। पहला पॉइंट सिंपल मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मैं भाई सीधी सी बात है, अगर मैं जीओसी पढ़ रहा हूं तो कोई ना कोई एप्लीकेशन तो रहा होगा ना। क्या यूज है, जैसे आपने सुने होंगे क्या, एरोमेटिक कंपाउंड सुने होंगे, नहीं होंगे, ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपने क्या सुने होंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और मैं कहूं आपने और क्या सुने होंगे, आपने सुने होंगे क्या, आपने सुने होंगे ये मोर बेसिक है, ये क्या है, ये मोर एसिडिक है। ये सब मुझे किससे पता चलती हैं, ये सब बातें मैं किससे सीखता हूं, मैं सीखता हूं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में मैं चर्चा करता हूं एरोमेटिसिटी की, और दूसरी जगह मैं चर्चा करता हूं एसिड बेस कंपाउंड्स की। यहां तक सिंपल मैंने आपको बताया कि हम किन किन पॉइंटों पे, किन किन बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, यू मे आस्क। सिंपल सी चर्चा मैंने यहां पे करी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किन किन पॉइंट्स को लेके आई है और क्या इसके एप्लीकेशन है। इज इट क्लियर टू यू? तो अब सबसे पहला मेरे पास जो टॉपिक आता है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रेजोनेंस की अब हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाना पसंद करूंगा। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और मैं लेवल को उठाता हूं, अब मैं लेवल को उठाता हूं। देख भाई, अब मैं अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं रेजोनेंस, और ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक में भी बहुत काम का है। अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो मैं कहूंगा सबसे पहली बात, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसका कोई भी टॉपिक, चाहे मैं रेजोनेंस की बात करूं, चाहे मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, चाहे मैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात करूं, मुझे सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि मैं रेजोनेंस पढ़ता क्यों हूं। दूसरी चीज, रेजोनेंस होती क्या है, बात समझ में आई, होती क्यों है, होती कैसे है, और तीसरी चीज होगी कहां, बात समझ में आ रही है। तो उसी केस में मैं सबसे पहली बात करता हूं कि हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो सबसे पहली बात है नीड ऑफ रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है नहीं? अगर मैं इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं कहूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया, बहुत बेसिक उठा रहा हूं, बहुत बेसिक, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया सिंपल, और मैंने कहा सिंपल, मैंने आपको इतना कहा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये मोर स्टेबल है किससे, इससे। क्यों? सिंपल अगर मैं कहूं तो इसका जवाब जो है वो वैसे तो नेक्स्ट पॉइंट में है, सिर्फ अभी के लिए इतना ध्यान रखें क्योंकि इसके एडजेसेंट में p ऑर्बिटल है, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं। क्या बोला मैंने?
क्योंकि इन दोनों के, थोड़ा सा मैं, हाँ मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्योंकि देखिए अगर मैं यहां पे, देखिए यहां पे भाई सीधी सी बात है, कहीं भी डबल बॉन्ड होगा तो पी ऑर्बिटल तो होने वाला है रे, सीधी सी बात है, इनऑर्गेनिक कहती है इस बात को। अब यहां पे भी पी ऑर्बिटल है, यहां पे भी पी ऑर्बिटल है, ये दोनों तो एडजेसेंट में है, लेकिन इस रेजोनेंस को होने के लिए, अभी मैं अगली टर्म बताऊंगा कि रेजोनेंस होती कैसे है, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं होती क्यों है, जरूरत क्यों पड़ी। तो यही चीज, क्योंकि मैंने बोला कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, किससे, इससे। तो सबसे पहली बात मैं कह सकता हूं कि रेजोनेंस की जो जरूरत पड़ी वो क्यों पड़ी, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड। बात समझ में आई भाई? ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि ये रेजोनेंस करता है, ये रेजोनेंस नहीं करता, इसलिए ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, तो दूसरा पॉइंट आता है टू एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यही बताऊंगा इस बात का मतलब भी यही बताऊंगा। देखना भाई, वो स्लाइड आपको आ जाएगी इसमें, हाँ देख भाई, इस बात का क्या मतलब है, तो इस बात का मतलब यह है कि मान के चल मैंने तुझे एक मॉलिक्यूल दिया, सिंपल तेरे पास ये मॉलिक्यूल है और इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहां भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक कर सकता है। ये चर्चा हम करेंगे किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ाऊंगा। न्यूक्लियोफाइल कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और ये किसको डोनेट करेगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। किसको करेगी भाई, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसका मतलब ये जो सेंटर है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। ये जो है इसको बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक, इसको बनाना पड़ेगा, ये पहले से ही है, ठीक है। लेकिन सवाल क्या है कि मान चलो भाई, सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल या तो यहां कर सकता है या यहां कर सकता है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया तो आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा यहां पे, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या बन सकता है, अगर ये यहां अटैक करेगा तो ये बनेगा, अगर ये यहां अटैक करेगा तो ये बनेगा। लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट्स में से विच विल बी मोर स्टेबल और कौन फास्टली इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएगा, इस बात की भी चर्चा किसने करी, रेजोनेंस ने करी। यहां तक सिंपल मैंने यह बताया कि रेजोनेंस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, तो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ी भाई, रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। अब बात आती है, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। देख भाई, अगर मैं कहूं कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, यह बात तो मुझे समझ में आती है। दूसरा पॉइंट फिर से मेरे पास उठ के आता है, हाउ रेजोनेंस अकर, रेजोनेंस होगी कैसे। मतलब कि फिर से वही सवाल इंट्रोड्यूस करता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये ज्यादा स्टेबल है, किससे भैया, इससे। मैंने कहा ये लेस स्टेबल है, किससे, इससे भैया। इसका मतलब रीजन तो समझ में आया कि रेजोनेंस है, लेकिन क्यों है रेजोनेंस, रेजोनेंस की टर्म कंडीशन क्या है, बात समझ में आ रही है। सबसे पहली बात, पी ऑर्बिटल होना चाहिए, पी ऑर्बिटल मस्ट प्रेजेंट, पहली बात। दूसरी बात, पी ऑर्बिटल जो होंगे एडजेसेंट में प्रेजेंट होंगे,
एडजेसेंट में प्रेजेंट होंगे। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, दे विल हैव सेम प्लेन। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इस बात से यह जवाब क्लियर हो गया कि इसमें एडजेसेंट पी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए इसमें रेजोनेंस है, और इसमें एडजेसेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं है। बात समझ में आई? इसके केस में कहूं तो यहां पे एडजेसेंट में तो कोई पी ऑर्बिटल है ही नहीं, क्योंकि ये कार्बन क्या है भैया, sp3 है। और इस केस में एडजेसेंट में फिर से पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अगर देखिए रेजोनेंस, अभी जब मैं चर्चा करूंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो बार बार मैं ऐसी स्ट्रक्चर्स फर्दर बनाऊंगा। कैसे? सिंपल सी बात यह है कि ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा। तो अगर मैं यहां पे कहूं सिंपल, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुए यहां पे, पॉजिटिव चार्ज कहां बन जाएगा, यहां पे बन गया। सिंपल क्या है इसका मतलब, इसमें क्या है, रेजोनेंस हो रही है। और यहां पे तो पहले ही sp3 कार्बन है, मतलब ये कंडीशन नहीं है भैया, पी ऑर्बिटल ही नहीं है, सिर्फ इसके पास पी ऑर्बिटल है, यहां पे तो है ही नहीं। बात समझ में आई नहीं आई? तो सिंपल मैंने यहां पे क्या चर्चा किया है, अगर कहीं रेजोनेंस होगी तो पी ऑर्बिटल होगा, एडजेसेंट में होगा और सेम प्लेन में होगा। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है, सिंपल रेजोनेंस होती क्या है, होती क्यों है और अब होगी कहां कहां, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। इसके पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं एक बार और डिस्कस करना चाहूंगा कि देख भाई, अगर मैं कहूं रेजोनेंस, तो रेजोनेंस को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कहने का मतलब यह है, अगर मैं रेजोनेंस को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू पढ़ूं, अगर मैं रेजोनेंस को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू पढ़ूं, तो मैं कहूंगा कि रेजोनेंस सिर्फ क्या है कि जब भी व्हेन ए लुईस डॉट स्ट्रक्चर of a molecule or compound or ion can't describe the stability or chemical properties of a compound, ठीक है, of a compound, then we draw different type of structures that helps to explain all the properties. That is called resonance, and its structure is called resonance structure. सिंपल ये है रेजोनेंस। जब भी कोई मॉलिक्यूल, अगर मैं इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन पे जो बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको छापना, रिप्रेजेंट करना, वो क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। लेकिन इनऑर्गेनिक की लुईस डॉट स्ट्रक्चर मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी काम की नहीं है, वो मेरे मॉलिक्यूल की ना किसी केमिकल प्रॉपर्टी ना किसी स्टेबिलिटी को बताने के लिए एबल थी। इसलिए मैंने क्या किया, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू किया और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहता हूं और उसी फिनोमिनन को मैं क्या कहता हूं, रेजोनेंस कहता हूं। अब बात आती है, अब हम चर्चा करेंगे कि रेजोनेंस होगी कहां कहां। इसके लिए मैं सिर्फ आपको
इस लेक्चर में हिंट दे देता हूं और उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। तो मेरा आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है वेयर रेजोनेंस अकर, और इसी को मैं कह सकता हूं, और मैं कह सकता हूं टाइप ऑफ रेजोनेंस। अगर ये सीख गए, सीधी सी बात है, अगर ये जो है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। अगर जीओसी जानते हो तो इंटरमीडिएट सीख जाओगे, इंटरमीडिएट सीख जाओगे तो मैकेनिज्म सीख जाओगे, मैकेनिज्म सीख जाओगे तो फिर अप्लाई क्या करना है, रिएजेंट पता होना चाहिए, प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उसमें पहला जो टाइप आता है वो आता है तुम्हारे पास लोन पेयर पाई रेजोनेंस। दूसरा जो आता है तुम्हारे पास वो आता है नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। तीसरा जो आता है पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। ठीक है। चौथा जो आता है तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और पांचवा जो पार्ट आता है तुम्हारे पास वो आता है भैया रेडिकल पाई रेजोनेंस। इन सब की चर्चाएं हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सिंपल, मुझे ये सारे के सारे अगर टाइप में सीख जाता हूं तो मैं मीजोमेरिक में प्लस एम माइनस एम और उनकी बनने वाली एप्लीकेशंस पे इजीली काम कर सकता हूं। तो मैं यहीं पे अपने लेक्चर को फिनिश करना चाहूंगा और हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे यहीं से भाई, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। बात समझ में आ रही है भाई? चलिए जी।